हेलो, देखिए ये हमारा सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट और इजी ट्रिक्स हम लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल आसान है आपके लिए। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन पहले वीडियो में, और ये हमारा 10th क्वेश्चन होगा। तो पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए किस तरह से हमने इन क्वेश्चन को किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स सिनुसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.0 into 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 48 V पर एम। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। देखिए वेव लेंथ निकालने का बार बार हमारे पास एक ही फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है, वेव लेंथ निकालने का एक ही फार्मूला है, लैम्डा वेव लेंथ होती है और वो कहते हैं सी बाई एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी, या कई बार म्यू भी लिख देते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो सी हमारे पास क्या होता है, लैम्डा न्यू। लैम्डा निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो हमेशा सबके लिए सेम है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। 3 × 10⁸ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻10। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जब भी हम करेंगे तो सिंपल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड यदि हमें निकालना है तो देखिए पहले हम बी नोट एम्पलीट्यूड होता है, और बी नोट निकालने के लिए सी का फार्मूला यूज करेंगे। सी क्या होता है हमारे पास, ई नोट बी नोट डिवाइड में, और बी नोट जब यहाँ से निकालेंगे तो ई नॉट बाई सी आ जाएगा। ठीक है, और ई नोट यहाँ पे हमारे पास कितना दिया गया, 48 दिया गया है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सिंपली सोल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सी की हम वैल्यू लेकर चलेंगे, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाई, फॉर्म सिंबल हमारे पास इसका यू है, 1/4 इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये निकलता कैसे है, वैसे हम यूज करते हैं। देखिए 1/2 ई नॉट एप और ई स्क्वायर होता है, यदि आपने कभी देखा हो। ठीक है ना, इसके लिए फिर हम ई की वैल्यू पुट करेंगे। सोल्व कैसे होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैसे आ जाएगा, ई क्या होता है हमारे पास, ई नॉट डिवाइड बाई √2 स्क्वायर, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम तो इसको सोल्व करने से ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे फिर हमारा एनर्जी। क्लियर पॉइंट। आल्सो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एवरेज डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड के लिए यू भी बी नोट का स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नोट होता है। वही सेम फार्मूला, जैसे पहले वाला फार्मूला किया सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। अब क्या करना है, सी देखिए क्या आता है, ई नोट बी नोट, और सी किसके बराबर होता है आपने पढ़ा होगा, 1/√μ नोट ई नोट। तो ये सी के बराबर है, तो ये इसका मतलब ये इसके बराबर आ गया। क्लियर है ना। अब यू ई डिवाइड बाई यू बी, एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिवाइड करेंगे, तो यू ई का फार्मूला हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो सिंपली सोल्व करने से हमारे पास क्या आ गया, म्यू नोट यू नोट डिवाइड बाई म्यू नोट ई नोट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1। क्लियर है, यानी कि यू ई इज इक्वल टू यू बी, यू ई इज इक्वल टू यू बी। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, ये दिया गया हमारे पास, ई इज इक्वल टू 3.1 एन पर सी और कोस 1 ये हमारे पास इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास निकालने के लिए। ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पहला पॉइंट ये देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द
प्रोपोगेशन। देखिए पहले हमारे पास इसमें जो दिया गया है E इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है ना। ये इसके साथ हम कंपेयर करेंगे जब, ठीक है ना, ई नोट की यहाँ से सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी कंपेयर करने से। अब पहला पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। देखिए सिंस आर्गुमेंट ऑफ साइन इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइप के वाई ओमेगा टी होता है हमारे पास, क्या होता है, के वाई प्लस ओमेगा टी, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, या माइनस जे डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द एक्स, वेव लेंथ का हमारे पास एक ही फार्मूला है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, 2 पाई और लैम्डा, और वैल्यू हमारे पास दी गई है तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3.5 मीटर आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि म्यू निकालना है, वो किसके बराबर होती है, सी और लैम्डा, ठीक है ना, सी और लैम्डा। तो सी की और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, वो डायरेक्ट आ जाए, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरह सी दिए गए, या ऐसे ले लो सी और लैम्डा, तो सी कितना हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3.5, जो अभी निकाला हमने ऊपर वाले में, लैम्डा की वैल्यू निकाली है ना, पार्ट ए में निकाली, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। दोनों तरीके को ऐसा कर लीजिए। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द, तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला बी नोट क्या होता है, ई नोट बाई सी होता है। ई नोट भी दिया गया और सी की वैल्यू हमें पता ही होती है, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 NT। क्लियर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव्स, यही फार्मूला है, सेम स्टैंडर्ड फार्मूला। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नोट कोस इंटू में के वाई प्लस ओमेगा टी इंटू में के, ये हमारे पास कितने, देखिए हमारे पास 3 डायरेक्शन होंगे, आई जे के, यानी कि जेड डायरेक्शन की बात करें तो के आएगा साथ में, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे हमारे पास, सिंपली हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अबाउट 5% ऑफ द पावर ऑफ 100 वाट लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल रेडिएशन, 5% का लगभग। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन, अज्यूम दैट रेडिएशन इज इमिटेड आइसोट्रोपिकली एंड नेग्लेक्ट द रिफ्लेक्शन एट, अब नंबर ए क्या निकालना है, एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, 1 मीटर की डिस्टेंस पे विजिबल पावर कितनी है 5W, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी है 1 मीटर, तो वो किसके बराबर होती है, पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पावर कितनी है 5 और वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज इंटेंसिटी। क्लियर है पॉइंट। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर सेम वही, पावर डिवाइड बाई वही फार्मूला सेम याद रखेंगे। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होती है, आई पावर डिवाइड बाई एरिया, एरिया यहाँ पे हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, पावर डिवाइड बाई एरिया होता है और एरिया क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग द फार्मूला लैम्डा mt इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर के टू ऑब्टेन द करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट डू द नंबर दैट यू ऑब्टेन टेल यू। देखिए लैम्डा Tm हमारे पास दिया गया है, ठीक है ना, टी हमें निकालना है, क्या निकालना है, टी क्या होता है हमारे पास बी और लैम्डा, क्या होता है बी बाई लैम्डा, टी की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास सब कुछ दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया तो मीटर में चेंज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो नंबर 1 लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट ये आ जाएगा। लैम्डा m 1 नैनोमीटर, ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, पहला था हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज,
गामा रेज की, फिर निकालेंगे एक्स रेज की। हमने सभी वेवलेंथ लेके चलनी है, जितनी हमारी 7 वेवलेंथ होती हैं उनको सभी को हम एक ही फार्मूला चाहिए हमारे पास चलता रहेगा। लैम्डा 1 नैनोमीटर है वहाँ पर, तो सेम फार्मूला चलेगा हमारे पास। फिर लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। फार्मूला सेम वही है, 0.29 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। फिर लैम्डा डी 1 मीटर आ जाएगा, 10⁻⁻², ठीक है ना, या सीधा 100 भी ले सकते हैं। फिर हम 10⁻⁵ से डिवाइड कर देंगे, एक ही फार्मूला सभी रेज के लिए, ठीक है ना। These number tells the range of the temperature required to obtain the different part of spectrum. For example, to obtain the wavelength of one, तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन है। क्लियर है ना पॉइंट? देखिए दोबारा देख लीजिएगा एक बार। सभी का हमें निकालना है, तो उसके लिए हम टी निकाल लेंगे, ठीक है ना। टी क्या होता है बी बाई लेमडा एम, ठीक है ना। बी टी क्या होता है बी बाई वेवलेंथ भी कह सकते हैं या जो मर्जी आप कह सकते हैं। तो हमने फिर एक्स रेज के लिए निकालना है, जो भी हमारे पास रेज होगी उसका हमें लेमडा एम है जैसे हमारे पास, तो पहले हम रेडियो वेव्स का निकाल लो, गामा रेज का निकाल लो और इंफ्रारेड लाइट का निकाल लो, जिसका भी निकालना है लेमडा एम की हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। माइक्रोवेव्स की निकालना है, जैसे लेमडा एम उसकी वैल्यू 0.1 होती है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें मान लो रेडियो वेव्स की निकालनी है तो लेमडा एम कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है हमारे पास। तो सभी की वैल्यू हमारे पास टेबल में दी होती है, तो आप उसके हिसाब से सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो आर सम फेमस नंबर्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन फिजिक्स, स्टेट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमें जो निकालना है मेन पॉइंट जो दिया गया है, ठीक है। ए 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटेंस्टल स्पेस। तो वेवलेंथ कितनी है 10⁻⁻² मीटर लगभग होती है। इनके शॉर्ट रेडियो वेव्स कितनी है 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियो वेव्स नियरली अबाउट 145 मेगा हार्ट्स। क्लियर है पॉइंट? क्या कहना चाहता है ये ए में भी 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस, ये ए है हमारे पास। देखिए रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर इट कोरस्पॉन्ड टू रेडियो वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। हमें देखिए टेबल से आप मैच करते जाइए, तो जो ये रेंज होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। किसकी होती है? रेडियो वेव्स की रेंज होती है हमारे पास ए में। अब बी में क्या है ये हमारे पास 10557 megahertz frequency of radiation arising from two close energy level in hydrogen known as लैम्प शिफ्ट। और देखिए ये एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है? इट इज आल्सो कॉरस्पॉन्ड टू रेडियो वेव्स होती है, ये भी शॉर्ट वेव्स और हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। सी 2.7 बिग बैंग ओरिजिन के बारे में की बात कर रहे हैं, तो लेमडा एम टी सी की वैल्यू देखिए, ये हम अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू द इमिशन ऑफ द माइक्रोवेव्स, टेम्परेचर माइक्रोवेव्स से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्ट माइक्रोवेव्स का आंसर लिखते हैं या वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसकी। अभी जो हमने फार्मूला लगाया था वही फार्मूला लगा के लेमडा एम निकालो, और ये हमारी कितने की 0.009 एम, और ये किसकी रेंज में आएगा? माइक्रोवेव की रेंज में आता है। डी में 5890 एंगस्ट्रॉम टू 5896 एंगस्ट्रॉम डबल लाइंस ऑफ सोडियम, ठीक है। देखिए डी का जो इसकी वैल्यू आंसर क्या रहेगा हमारे पास? दीज लाइन कोरस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट। हमारे याद रख लीजिए ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। ये किसके अंदर आता है? विजिबल लाइट में आएगा। किस में आता है? विजिबल लाइट इन येलो। जो हमारे पास एरिया होगा ये येलो का विजिबल रीजन होगा। टेबल से यदि आप चेक करोगे तो ये येलो का रीजन होगा हमारे पास, ठीक है ना। ई 14.4 किलो के ईवी एनर्जी ऑफ पार्टिकुलर ट्रांजिशन ऑफ 57 FE। तो देखिए ये यदि हम रेंज देखें हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड,
ये चल रहा है हमारा एक्सरेज में, किस में चल रहा है, एक्सरेज में आता है। तो आंसर यदि आप निकालना चाहिए, गिवन वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁷ मीटर विजिबल रेडिएशन येलो, ये हमारे पास क्वेश्चन डी का आंसर है। ये क्वेश्चन डी का आंसर रहेगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स वाई। कारण क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट मेक यूज ऑफ स्काई वेव्स, आइनोस्फीयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द रेडिएशन ऑफ दिस रेंज, इसलिए इसका हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर है पॉइंट। हर क्वेश्चन का हमें पॉइंट का सिर्फ आंसर देना है। यानी कि जो शॉर्ट वेव्स जिसको वेव लेंथ लेस देन 200 मीटर और फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 15 किलोहर्ट्ज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी बट इफेक्टिवली रिफ्लेक्टेड बाय एफ लेयर ऑफ आइनोस्फीयर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फीयर। बी, इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन वाई। सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, कारण क्या है, फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन ए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, wave of this frequency just passes through the ionosphere and are not reflected back। तो क्योंकि वो उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, इसलिए हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट का, ताकि हमें रिफ्लेक्शन मिल सके। यानी कि जो टेलीविज़न सिग्नल आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फीयर, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, अर्थ सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, और वो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ये काम चला लेते हैं। सी, optical and radio telescope are built on the ground but X-ray astronomy is possible only from satellite obtaining the earth why। देखिए, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कैन absorb X-rays but visible waves and radio waves pass through it। जिसका मेन कारण ये है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है टू विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स के लिए, बट एक्स रेज को जो एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए एक्स रेज एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम दी सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। डी, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल वाई। देखिए, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बड़ी ही हानिकारक होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इज वेरी हार्मफुल फॉर दी लाइविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जितनी जीवित वस्तुएं होती हैं, प्लांट, सभी के लिए होती है। ओजोन लेयर जो है इस अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, प्रिवेंट कर लेती हैं, वहीं पर रोक लेती हैं, जिससे वो हमारी पृथ्वी पर नहीं आती और हमें हानि से बचा लेती हैं, किसी प्रकार के खतरे से बचा लेती हैं। इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमोसफेयर वुड इट एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हाइयर लोअर दैन दी। तो कहता है, यदि मान लो हमारा एटमोसफेयर ना हो तो टेम्परेचर क्या रहेगा। In this case, there will be no greenhouse effect, so the earth will be at low temperature in the absence of atmosphere। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा हमारे। कारण क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ आर रिटेन्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दिस कीप द अर्थ वार्म। इससे हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, तो ये टेम्परेचर नहीं होगा, और तो उससे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। Some scientists have predicted that a global nuclear war on the earth would be followed by severe nuclear winter with a devastating effect of life on the earth। What might be the basis of this prediction? देखिए, कुछ साइंटिस्टों का अनुमान है कि ग्लोबल न्यूक्लियर वार होगा हमारी पृथ्वी पर, और जिससे काफ़ी तबाही भी होगी। तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ स्टडी करने के बाद ही कुछ न कुछ जारी करते हैं बातें। तो इन दिस केस वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वार, द स्काई में गेट ओवरकास्ट विद क्लाउड्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेंगी तो स्काई भी क्या हो जाएगा, डस्ट से कंप्लीट हो जाएगा। दीज क्लाउड्स विल स्टॉप द पैसेज ऑफ सनलाइट ऑन टू अर्थ, दस अर्थ विल बी एज कूल एज इन विंटर। तो पृथ्वी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना। ये है हमारे पास ग्लोबल न्यूक्लियर वार का नुकसान। तो ये था हमारा इसका सेकंड वीडियो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेसन चला हुआ था उसके हमारे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।